मेरी हुकूमत ने और मेरे सारे खानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। अगर उस वक्त मेरी पेशकश को सियासी तमाशों और साजिशों की नजर न किया जाता तो ये मामला आज तक हल हो चुका होता है। कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? मेरे मुखालिफिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुझ पर किसी करप्शन, किसी बदनवानी, किसी किकबैक, किसी कमीशन का कोई एक मामला इल्जाम की हद तक भी सामने नहीं ला सके। मियां शहबाज शरीफ से जब JIT का जो है वो आमना सामना होगा तो मुझे तो बहुत यकीन है कि JIT के जो है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम इंतहाई अहम है, सियासी माहौल इंतहाई गर्म है। इस सियासी माहौल में हम ये देख रहे हैं जी कि हुकूमत की तरफ से जो JIT पर एतराज़ात हैं वो उठाए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात अपने इजहार जो है हुक्मरान जमात कर रही है, लेकिन साथ साथ इस वक्त अपोजिशन की तरफ अगर नज़र डालें तो खुर्शीद शाह साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात करी, कल आसिफ ज़रदारी साहब ने भी बात करी, बल्कि खुर्शीद शाह साहब ने एक बार नहीं 2 बार ये बात करी कि आखिरकार कोई साजिश अगर हो रही है तो हुक्मरान जमात 2014 की तरह हमें ऑन बोर्ड लेकर कॉन्फिडेंस में लेकर आए। तो हम पार्लियामेंट में जिस तरह उस वक्त खड़े हुए थे 7/2014 में, इस तरह आज भी इस मुकाम पर हुक्मरान जमात PMLN के साथ खड़े होंगे अगर जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। ये उन्होंने ऑफर ये भी की कि अगर मुझे नहीं तो आसिफ जरदारी साहब को, आसिफ जरदारी साहब नहीं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर लें और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन एक ही सांस में खुर्शीद शाह साहब ने यह भी कह दिया कि उनको 2014 वाली साजिश नहीं दिख रही है। यह भी उन्होंने साथ ही में जुमला अदा किया कि उनको कोई साजिश नहीं दिख रही है। और आगे चल के जो उन्होंने कहा कि हमें माइनस नवाज शरीफ, यानी आगे चलकर अगर नवाज शरीफ साहब चले जाएं, डिस्क्वालीफाई हो जाएं, तो कोई और PMLN से वजीर आजम बन जाए लेकिन हुकूमत ना जाए 2018 तक, ये पीपल्स पार्टी को कबूल है। लेकिन PTI का क्या मौक़िफ़ है हम सब जानते हैं। PTI बार बार आके गो नवाज गो नहीं, बल्कि लगता है उनकी बातों से कि हुकूमत ही चली जाए, सिस्टम क्या उनके जहन में इस वक्त चल रहा है ये इस वक्त समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हुक्मरान जमात जिन साजिशों की बात कर रही है वो आखिर साजिशें कौन सी हैं वो भी हम जानना चाहते हैं। एक ऐसी शख्सियत साथ हैं जो बात साफ करते हैं, खुलकर करते हैं और जो पता है वो साफ साफ बोल देते हैं। शायद इस वजह से इन्हें कुछ नुकसान भी सियासी उठाना पड़ो। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सीनियर रहनुमा, मुझे सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुशाहिदुल्लाह साहब, खुर्शीद शाह साहब की ऑफर आपको कैसी लगती है? आप उनसे बात करके या नवाज शरीफ साहब बात करके उन तक आगाह कर दें कि कौन सी साजिश आप लोगों को नजर आ रही है और उनको नजर नहीं आ रही है, वो कौन से फैक्टर्स अवामिल है जो आपको नजर आ रहे हैं, उनको आगाह कर दें, वो आपके साथ खड़े होंगे। उन्होंने ऑफर दी है इस वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की है ना, ये एक सियासी बात है और इस तरह की बातें TV पे नहीं की जाती। अगर वो वाकई सिंसियरली जो उन्होंने बयान दिया है कल, उस पर वो इन लेटर एंड स्पिरिट चाहते हैं कि उसके बारे में उनको इतला मिले, तो वो TV पे इस तरह की बात नहीं होती। और खुर्शीद शाह साहब को सब पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि अब इलेक्शन होने हैं, सारे लोग अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, तो उसमें वो इस तरह की बातें जो हैं, कल आसिफ जरदारी साहब ने भी बड़ी बातें, बल्कि कुछ बिलो द बेल्ट भी की हैं उन्होंने बातें। खुर्शीद शाह साहब ने सियासी बात की है ज़्यादातर। तो ये अगर कोई चीज़ें, मतलब कि ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है ना। जब से ये मुल्क बना है, जब भी जमहूरी हुकूमत आई, ये साजिशें तो हुई हैं ना उसके ख़िलाफ़, और ये साबित शुदा बातें हैं। मतलब कि ये कल की बातें हैं कि किस तरह से साजिश होती है और किस तरह से निज़ाम को पोलराइज किया जाए। वो यानी वो मामले, यानी आपसे 2000 आपसे सवाल जब पूछा गया था कि इंटरव्यू में जब आपकी बात आई थी सामने, जिसके बाद आपको भी नुकसान, तो आपने खुल के बता दिया था कि हमने कोई कॉल्स IB के हवाले से हुई थी, सामने आई थी, जिसके अंदर कुछ गुफ्तगू हुई थी, कुछ आपके पास वाज़ेह सबूत था। इस वक्त मुशाहिदुल्लाह साहब, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कॉन्क्रीट एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि साजिश हो रही है? मुशाहिदुल्लाह साहब, देखें, जब अननेचुरल कुछ चीज़ें रूनुमा होती हैं ना, तो वो बग़ैर वजह के नहीं होती हमारे मुल्क में। बल्कि कहीं पे भी कोई बात जो आपको समझ में ना आ रही हो, मसलन अब JIT बनी एक मतलब के, और वो पनामा से सिलसिला शुरू हुआ था। पनामा तो भूल गए हैं, वही पुरानी बातें हो रही हैं 30 साल 35 साल पहले, जिन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर चुकी है मुख्तलिफ मौक़े पे मुख्तलिफ एजेंसियाँ,
उसी को मतलब कि वो दोबारा से कुरेदा जा रहा है, बाल की खाल उखाड़ी जा रही है। और फिर यह है कि अपने आप को खुद अपने एक्शन से और कंडक्ट से मुतनाज़ा किया जा रहा है। इसके बावजूद के जो मुद्दा अलह हैं वो यानी कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिन तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद किया गया। हालांकि इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना एक नॉर्मल रूटीन है, और कुछ अर्सा पहले अनवर ज़हीर जमाली साहब अलहदा हुए, उन पर एतराज़ हुआ था एक बेंच से जो चीफ़ जस्टिस थे उस वक्त। तो इस तरह की बातें जजों के भी ख़िलाफ़ होती हैं कि जनाब, और इनमें तो बड़ी ओपनली बात है कि एक साहब जो है उनका वो पीटीआई से ताल्लुक़ है, दूसरे साहब जीआईटी में जो 2 मेंबरान हैं, वो सारी दुनिया को पता, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं कि 6-6 दफ़ा एक बंदे को बुला के पूछा, ये दुनिया में कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती, और इन्वेस्टिगेशन है क्या कि जी पनामा में नाम आ गया, पनामा में नाम तो 450 लोगों का है, 448 को आप कुछ नहीं कह रहे, 2 को कह रहे हैं, इसका मतलब सरल बात है ना। बाद कोई और पीएमएलएन से आ जाए, ये हिकमत अमली आपके कैंप्स में डिस्कस हुई है पीपल्स पार्टी की जैसे कर रही है? ये ख्वाहिशात है ना लोगों की, पीटीआई की भी है, पीपल पार्टी की भी है, पीटीआई की तो शायद इससे बढ़कर होगा। लेकिन खुर्शीद शाह साहब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आसिफ जरदारी से पूछ सकें कि आज भी सिंध में करप्शन क्यों हो रही है। वो शर्जील मेमन से उनमें अंदर हिम्मत नहीं है कि तुमने जाके रहमान मलिक के साथ वाला घर जो है लंदन में मिलियंस ऑफ डॉलर का कहाँ से ख़रीदा है। उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि 150 लोगों ने जो करप्शन के केसेस में बेल बिफोर अरेस्ट कराई है सिंध में, वो क्यों हुआ है। वो अपने तुझको रिंदे ख़राब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू, अपने आप डूबे हुए हैं ऐसे मसाइल के अंदर। लेकिन चूंकि इलेक्शन लड़ना है ना, तो सारी बातों को भूल के जो कालक तुम्हारी है अंदर की और बाहर की, वो दूसरों के मुंह पे आप नहीं मल सकते। वो कालक जो है आपको खुद धोनी पड़ेगी। तो दूसरों पे इल्जामात लगा के और ऐसी ख्वाहिशात, ये गैर जमहूरी ख्वाहिश है सर। वो तो उनकी ये गैर जमहूरी, मैं बता रहा हूँ आपकी स्ट्रेटेजी कोई है, यानी आप लोगों ने कुछ सर जोड़कर बैठे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लीगली क्या हो सकता है, सियासी क्यों बनाए हम या क्यों सोचे हैं, खुर्शीद शाह के कहने पे सोचे भाई हो क्या रहा है जी। नहीं, क्या माहौल है, माहौल ये है कि पनामा में ऑफशोर कंपनियां 450 लोगों की, मैं ये कहता हूँ और मैं ये साबित करने को तैयार हूँ कि जिन लोगों ने पनामा किया है वो सारे करप्ट हैं, और वो करप्ट लोगों को इस मुल्क में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखें, जब 450 में से 448 की बात नहीं होती तो इसका मतलब है आप 448 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन 2 बच्चों को जो प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं, जो पाकिस्तान में होते भी नहीं, बाहर बिजनेस कर रहे हैं ना, वहाँ पे तो कोई गड़बड़ करना बड़ा मुश्किल काम है, इन लोगों को पता है। लेकिन 448 की बात न करना, और वो लोग बात कर रहे हैं जिनकी अपनी ऑफशोर कंपनी है, इसका मतलब है कि आप करप्शन के तो खिलाफ नहीं है ना, आप ऑफशोर कंपनियों के भी खिलाफ नहीं है, आपका एजेंडा कुछ और है। यही तो वो नुक्ता है जहाँ पे शुकूक व शुबात आते हैं कि भाई अगर आप वाकई किसी भी बारे में, करप्शन हो कुछ भी हो, उसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई मसला हल होना चाहिए, तो फिर वो यूनिवर्सल होती है। ठीक है सर, मैं जो इससे पहले ब्रेक लूं, मैं पूछना ही चाह रहा था कि जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस केस के, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस केस के, कीपिंग असाइड खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं, कीपिंग एट ऑल असाइड, जो आपके मुखालफिन कह रहे हैं उसको बिल्कुल आप पर साइड पे रखें, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इस केस के क्या हो सकते हैं, उस पर तो कोई बहस आपके जो पार्टी के अंदर 10 जुलाई की रिपोर्ट के बाद जो फैक्ट्स पेश होंगे उस पर क्या हिकमत अमली है, ये कोई मुशाहिदुल्लाह साहब बता सकते हैं, क्या सोचें? हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम गवर्नमेंट है, हमारे हर चीज़ पे हमारी नज़र होती है, सोच विचार भी होता है हर चीज़ पे। लेकिन अब ये एक JIT है जो बगैर किसी FIR के, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई FIR नहीं है, ये मतलब ऐसे ही है कि ये सवाल मैं आपसे करूं, आपका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसलिए ताल्लुक नहीं है कि ना आपका नाम है, ना आपके पास कोई ऑफशोर कंपनी है, नवाज शरीफ के पास कुछ नहीं है ना, ठीक है, सेम मतलब स्टेटस आप या आप जैसे हजारों लाखों लोग, क्या उनका नहीं है, तो वो क्यों ऐसी बात सोचें कि जी कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। JIT अपनी रिपोर्ट दे दे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का यही बेंच जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है ये उसको सुनेगा या कोई और बेंच बनेगा, और उस बेंच का जो भी नतीजा आएगा उस पर लार्जर बेंच बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो लंबी चौड़ी कहानी है। सही, आगे चल के बात इस पे करते हैं मजीद भी। और
एक और इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इन्होंने बात की जी एफआईआर कोई नहीं है, तो यूसुफ रज़ा साहब से कंपैरिजन होता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर फर्द जुर्म आयद हुई थी, ये सवाल मैं इनके सामने भी रखूंगा। लेकिन एक बड़ा अहम मामला जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर भी एक केस ऑफशोर कंपनीज के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से दायर किया गया। उस केस में क्या हो सकता है, मुशाहिदुल्लाह साहब क्या समझ रहे हैं, ये बात करेंगे। और फिर जो कठपुतलियों का तमाशा, जो एक लफ्ज हम सुनते हैं, आखिरकार ये कठपुतलियां कौन हैं और इनकी डोरे कौन हिलाता है, हम दोनों चीजें बेनकाब करना चाहते हैं। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। कुछ हो रहा है, ये करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है मेरे पर, ये कोई खुर्द का कोई इल्जाम नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सरकारी खजाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे खानदान के निजी और जाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियाँ अगर बंद न हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाअल्लाह कौम से भी कहूँगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, कठपुतलियों का तमाशा। वज़ीर साहब ने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूं, अभी कहूंगा आगे चलकर। मरियम नवाज साहिबा ने कहा सीनों में दफन साजिशों को बेनकाब करने पर मजबूर ना किया जाए हमको। और इसी तरह से जो कठपुतलियों के हवाला दिया गया, तमाशे का, मखसूस एजेंडे वाली फैक्ट्रियों का हवाला दिया गया, ये इशारे आखिरकार किस तरफ हैं? सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, किस तरफ इशारा? पहले आपने जिस वक्त ये वक्फा लिया था उस वक्त जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फर्द जुर्म वाली बात जो थी वो तो कैद हुई थी उनके ऊपर, इसलिए वो फिर नहीं, वो उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। इसमें वही मैं कह रहा हूँ, फ़र्क है। ये जो अक्सर मैं सुनता हूँ टीजी, उस वक्त जो आप लोगों ने भाई जब फर्द जुर्म आयद हो जाए, और नंबर 2 बात यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया था, तस्लीम नहीं किया था। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ही को नहीं माना था, तब जाके सजा हुई थी ना। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसका इतलाक हमारे पे कैसे होता है कि जी चूंकि आपने उस वक्त ये कहा था तो अब आप ये क्यों कह रहे हैं? भाई उसमें और इसमें जमीन आसमान। ये दो वजीर आज़म अलग सिचुएशन में है आपकी नजर में, ये दो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं, वो अलग था बिल्कुल मामला, ये अलग मामला। मेरी नजर में नहीं, हर एक की नजर में होने चाहिए। ये क्वेश्चन इररेलेवेंट क्वेश्चन है मेरे नजर। यही बात है फर्द जुर्म वाली बात जो मैंने इस वक्त की कि फर्द जुर्म वाली, क्योंकि वो फर्द जुर्म आयद हुई थी, इस वक्त नहीं। दूसरी बात कठपुतलियों का तमाशा इस वक्त मुशाहिदुल्लाह साहब। कठपुतलियों का तो मैंने कौन सी कठपुतली है? कठपुतलियाँ जो है उसका इशारा तो इस्टेब्लिशमेंट ही की तरफ होता है ना हमेशा। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे नहीं पता उनके जहन में क्या बात है, लेकिन आपने मुझसे सवाल किया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई, ये पहली नई बात तो नहीं है ना, माजी में होता आया है ना। भुट्टो साहब की हुकूमत गई, मियाँ नवाज शरीफ की गई, बेनज़ीर की गई, 2 दफ़ा गई, अभी 2014 में क्या हुआ। तो ये तमाशे कठपुतलियों के कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं ना, तो इस तरह के हालात। वरना मुझे आप एक बात बताएं ना कि ये मौजूदा हुकूमत, कठपुतली कौन है और कठपुतलियों के डोर कौन हिलाता है, ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे। मैंने जितनी बात करनी थी मैंने कर दी ना। अब मेरे पास जब तक कोई स्पेसिफिक बात नहीं होगी मैं उस तरह से तो नहीं हवा में बात कर सकता। लेकिन जिस तरह से इशारों कनायों में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बात की है, वो ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। वो जब डालेंगे, उन्होंने जब कहा कि मैं डालूंगा, डालनी भी चाहिए, जाहिर है को अगर ऐसा वक्त आए। देखें ये मुल्क जो है ना, इसके अदारे बड़े फ्रेजाइल हैं और बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना पड़ता है, ख़ास तौर से सिविलियन गवर्नमेंट को। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब मुझे बताएं ना क्या जवाब था 2014 के धरने का, सिवाय इसके कि आपने 800 अरब का नुकसान कर दिया, सिवाय इसके कि चाइनीज़ सदर को आने नहीं दिया, सिवाय इसके कि जो CPEC का प्रोग्राम था वो आपने डिले करवाया, उससे पाकिस्तान के मईशत को पहिए जो बड़ी अरसे बाद चलना शुरू हुआ था उसको रोकने की कोशिश की, रोक तो नहीं सके आप, तो वो फेल हुए। तो फिर अच्छा इसमें ताहिरुल क़ादरी भी शामिल थे, ऐसे जिनका कोई लेना ना दे। ये जो बात है आपने भी जिस तरह कहा कि ज़्यादा बेहतर नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं बताऊंगा आगे, सर उनका इस वक्त खामोश, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके लीडर हैं, आपकी वाबस्तगी है उनसे, उनका इस वक्त खामोश रहना
ये टाइमिंग की वजह से है या ये उनकी कमजोरी है जी कि वो इस पर बतौर वजीर आजम मजबूत इतने नहीं है कि वो उन साजिशों को बेनकाब नहीं कर सकते कौम के सामने, या वो टाइमिंग का मसला है कि चाहते हैं कि कुछ दिन बाद पनामा का फैसला हो जाए, कुछ हो जाए, फिर बताएंगे कौम को, या क्या होगा? देखें, ऐसा शख्स के बारे में ये शायबा भी नहीं हो सकता कि वो कोई कमज़ोरी वाली बात है उनके अंदर। जो शख्स पूरी दुनिया की मुखालफत मोल लेके न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दे, पूरी दुनिया की, सिर्फ अमेरिका की नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर को ठुकरा दे, ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान और जापान से लेके बरतानिया और अमेरिका और 5-5 फ़ोन उनके, और उसके बाद भी वो कर दे इसलिए कि कौम कह रही हो, तो वो मतलब कि कमज़ोरी वाली बात तो नहीं है। असल में ये जो मसलहत भी होती है किसी वक्त, फिर टाइमिंग होती है हर चीज़ की, किस वक्त क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बात उन्हें ही करने दें। जब वो क्रिकेट के भी प्लेयर हैं, उन्हें पता है कि टाइमिंग क्या चीज़ होती है, स्ट्रोक लगते ही उसी वक्त है जब आप टाइम करते हैं। तो ये इंशाल्लाह। दूसरी अहम बात जो आपके मुख्तलिफ रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी की और इशारों किनारों में बहुत से लीडर्स कहते हैं कि अगर हमारी सीट खींची गई, इमरान हमें गिराया गया, तो फिर तुम भी जाओगे, तुम भी गिरोगे। अच्छा, इसमें हवाला क्या इमरान खान के डिस्क्वालिफिकेशन केस का देते हैं या ये जमहूरी निज़ाम का दिया जाता है? जब ये बात की जाती है, इमरान खान को ये पैगाम दिया जाता है कि जी हम गए तो तुम भी जाओगे, तुम नहीं बचोगे, ये सब जाएंगे, मतलब ये किस तरफ इशारा होता है सर? देखें, इसकी बहुत बड़ी मिसाल कई हैं। मैं एक लेटेस्ट मिसाल जो आखिरी है वो 99 12 अक्टूबर की है ना। इन सारों ने नवाज शरीफ हटाओ मुहिम चलाई थी ना, MQM ने, ताहिरुल कादरी ने, पीपल्स पार्टी ने, PTI ने। तो उसके बाद क्या हासिल हुआ था? वो तो यही समझ रहे थे ना कि नवाज शरीफ को हटाएंगे तो हम आ जाएंगे। तो कठपुतलियों का खेल तो उस वक्त भी था ना कहीं। तो उन कठपुतलियों ने क्या किया था इनके साथ? फिर इन्हें हमसे मिलके ARD बनानी पड़ी थी ना। ठीक है, तो यही इशारा हो सकता है। ख्वाजा साद रफ़ी का मुझे नहीं पता उसके जहन में क्या था क्या है, लेकिन मैं इसको इसी तरह से समझता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे जो कू हुए हैं उस वक्त की। मैं मियाँ नवाज शरीफ की 2 दफ़ा जो हुकूमत गई मोहतरमा की, उससे पहले के हालात क्या थे आप कहें तो मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं उससे पहले सर ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब हमने 1-2 दिनों के अंदर, बल्कि 1-2 दिन में तो डॉलर की फ्लक्चुएशन देखी है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो मूवमेंट्स देखे, 52,000 से 44,000 8,000 पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ 24 मई से। अब इसके पीछे जो फैक्चुअल रीजंस हैं इसाकदार साहब तहकीकात डॉलर पे कर रहे हैं, लेकिन तनकीद जब आप पर होती है, आपकी जमात पर होती है, तनकीद करने वाले बोल रहे हैं जी कि आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं इस वक्त मार्केट को, ये मैसेज देने के लिए आला हल्कों को भी और कौम को भी कि जी हम अगर गए तो डॉलर आप देख रहे हैं, हम अगर गए तो स्टॉक मार्केट, ये मैसेज दिया जा रहा है। क्या ऐसा है मुशाहिदुल्लाह साहब? बात यह है कि मतलब कि ये अजब तमाशा कोई हुकूमत इस तरह से करती है, ये बताने के लिए वो कर कौन रहा सारी दुनिया को पता है। दामन पे कोई छीट ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, कत्ल करने के बाद भी आप समझ रहे शाह डाल कर रहा है। भाई बात यह है, देखो इस मुल्क के अंदर हमेशा से ग्रेट गेम भी रही है ना। भुट्टो साहब को कहा था ना कि पार्टी इज़ ओवर, भुट्टो साहब ने कहा था कि पार्टी इज़ नॉट ओवर माय फ्रेंड। तो ओपनली कैसेंजर क्या कर रहा था, उनके एम्बेसडर क्या कर रहे थे फलाने, उसके बाद से ले के कभी कोई खुद अपनी हुकूमत तो नहीं गिराता ना, इस तरह के इक़दाम करता। नवाज शरीफ की हुकूमत ने इन 4 सालों में पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोड शेडिंग के लिए और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए जो इक़दाम किए हैं, इसकी 70 साल में मिसाल नहीं मिलती। और इसको नेशनल और इंटरनेशनल अदारे रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2030 में पाकिस्तान दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत होगी और ये G20 में शामिल हो जाएगा। ऐसी हुकूमत से आप ये तवक्को कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने बयान की है, इन शॉर्ट ये है कि एक मुल्क जो एक नज़रियाती मुल्क जिसको समझा जाता है 56 इस्लामी मुल्कों में से एक, कि जिसकी बुनियाद में पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ठीक है, उसको अव्वल तो बड़ा कोशिश की गई थी कि वो ना बने, न्यूक्लियर पावर बन गया, जैसे भी बना उसकी एक तफसील है। अब वो कहते हैं जी ये बन तो गया है, अब इसको माशी ताकत नहीं बनने देना। अच्छा, माशी ताकत ना बनने देने के लिए क्या कर सकते हैं आप? हमला या तो कर सकते हैं या फिर इस तरह की हरकतें कर सकते हैं
कि आप स्टॉक एक्सचेंज को बिठा दें, आप अपने सुने, आप अपने लोगों के जरिए से जनाब डॉलर को महंगा करवा दें, आप माशी तरक्की जो है उसको रोकने की कोशिश करें। वो कैसे रुकती? क्योस फैलाने से, पोलराइज करने से। तो ये पीटीआई एंड कंपनी हाली मवाली यही कर रहे हैं ना। अब ये किसके कहने पर कर रहे हैं, किस हिडन एजेंडे के तहत कर रहे हैं, कितना मुआवजा इन्होंने वसूल किया है? इसलिए कि पैसे तो 2014 में भी तकसीम हुए थे खुलेआम, सारी दुनिया को पता है। तो अब भी वही खेल हो रहा है ना, मतलब फर्क कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल इसी करता हुआ फिर आगे, क्योंकि आपने 2014 से सर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आज नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक एक्टिंग गवर्नर थे रियाजुद्दीन रियाज साहब कल तक, ये सारदार साहब ने भी खुद कहा बल्कि, और ये बात स्टेट बैंक ने अपनी प्रेस रिलीज में की कि जब डॉलर 3.1% जिस दिन मरियम नवाज साहिबा पेश हुई थी 5 जुलाई को, जब गिर रहा था डॉलर, बढ़ रहा था, पाकिस्तानी रुपये गिर रहा था, तो स्टेट बैंक ने कहा जी कि ये आपका जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये इस पर डॉलर। यानी स्टेट बैंक ने फिर इंटरबैंक ऑपरेशन से इंटरवीन नहीं किया उसके अंदर, वो गिरने दिया गया। तो इस लगा ऐसे ही कि उनको स्टेट बैंक के गवर्नर या स्टेट बैंक की पॉलिसी थी कि रुपये को रिफ्लेक्ट कर दे, इसलिए वो कहते हैं जी कि ये हुकूमत ने खुद करवाया था। ये उसकी लॉजिक ही है उस सवाल की। हुकूमत तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, अगर खुद करवाया होता तो अपने खिलाफ भी कोई इन्वेस्टिगेशन करता। मसलन परवेज मुशर्रफ ने 12 मई करवाया था खुलेआम, और रात को कहा कि देखो हमने कराची में हमारी ताकत, यहाँ पे लोगों को काट दिया। और उससे जब रात को पूछा गया कि आप कोई तहकीकात करेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उसने कहा नहीं करूँगा। इसलिए नहीं कि भाई खुद कराया, फंसूंगा। तो ये हुकूमत अगर इसने कराया होता तो इन्वेस्टिगेशन क्यों करती? लेकिन बॉटम लाइन ये है कि वो वापस आ गई जगह पे अपने डॉलर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई थी, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जो किया जा रहा है। सही, आपकी नजर में वो केओस है और केओस पीटीआई ने क्रिएट किया, दैट इज द ओनली रीजन। इनके लिंक्स हैं, देखें हकीम सईद ने मरने से पहले अपनी किताब में लिखा था ना भाई जी इनके बारे में, इनके लिंक्स किससे हैं ये मुझे बताएं ना कि क्या पाकिस्तान के अवाम ने इनको 75 लाख वोट इन कामों के लिए दिए थे? इनका ज़रा मंशूर तो निकाल के रखें किसी दिन, उसको तो बेनकाब करें ना कि इन्होंने मंशूर में क्या लिखा था और उसमें अमल दरामद कितना किया। KPK में तो हुकूमत है ना, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इनको बेनकाब तो करें ना कि भाई तुमने कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए। एक ही बात करते रहते हैं, शौकत खानम मेरे और आपके पैसे से बना है। आप बताएं पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का क्या हाल है? आपने स्वात में कितने हॉस्पिटल बनाए, आपने 4 सदा में कितने हॉस्पिटल बनाए। आप दूसरी बात करते हैं कि जी हमने पुलिस ठीक कर दी है। ये अच्छी पुलिस ठीक की है कि मिशाल खान कत्ल हो गया, उसके कत्ल के इल्ज़ाम में 58 या 57 लोगों पे आप मुकदमा दर्ज करते हैं। जो आपका जो मेन कल्पट है वो PTI का ओहदेदार है, उनका काउंसलर है, उसको आपकी पुलिस भगा देती है वहां से थाईलैंड, और वो नहीं पकड़ा जाता, 54 लोग पकड़े जाते हैं। तो बेनकाब क्यों नहीं करते आप? ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। मुशाहिदुल्ला साहब साथ मौजूद हैं। मुशाहिदुल्ला साहब से इमरान खान केस, यानी जो डिस्क्वालिफिकेशन केस है, क्या इमरान खान साहब कहते हैं ये केस सियासी केस है, ये फॉरेन फंडिंग वाला भी, और ये क्या ये सियासी केस नून लीग ने करवाया है? जी इसकी फैक्ट्स हैं, क्या ये डिस्क्वालीफाई खान साहब भी हो सकते हैं इसके ऊपर? फिर एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन है कराची में PS 114 का। मुशाहिदुल्ला साहब की तकरीर मैंने सुनी है कल, मुशाहिदुल्ला साहब ने तकरीर भी की वहाँ जाके। अली अकबर गुजर साहब उनके कैंडिडेट हैं PS 114 से। कराची की सियासत में क्या होने जा रहा है ये भी पूछेंगे इस ब्रेक के बाद मेरे साथ है। ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। ये दुनिया की शायद पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। हुक्मरान होने के नाते जो हिसाब हमें आखिरत में देना था उसका बोझ कुछ हल्का हुआ। मनी ट्रेल की अगर आपने बात करनी है तो उस शख्स से बात कीजिए कि पाकिस्तान में एसेट है उसके नाम और उसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका है। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। सेनेटर मुशाहिदुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्ला साहब,
इमरान खान केस, क्या आपने सियासी केस बना दिया इमरान खान साहब पर क्योंकि वो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं? मैंने एक दो बार आपसे ये आपके रहनुमाओं से सवाल पूछा कि आप लोगों के पास एफबीआर था, आपके पास सब कुछ था, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया जब ये सब हो रहा था? तो जवाब मुझे माकूल होने का जी, अगर करते तो आप लोग तनकीद करते कि आप सियासी दुश्मनी का वो कर रहे हैं, लेकिन अभी खान साहब कहते हैं जी कि ये तो सियासी केस आपने मुझ पर बना दिया। क्यों बनाया आपने पॉलिटिकल केस मुशाहिदुल्लाह साहब? देखें, उन पे केसेस तो बहुत सारे बने और जेन्युइन बने हुए हैं। दहशतगर्दी के केसेस हैं, उन्होंने पीटीवी पे कब्जा किया है, उन्होंने पार्लियामेंट के गेट को तोड़ा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे अपनी गंदी शलवारें धोके लटकाई हैं, उन्होंने जमहूरियत की कब्र बनाई है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला करने की कोशिश की है, उन्होंने थानों से लोगों को ज़बरदस्ती रहा करवा के लेके गए हैं। ये इस तरह के काम आज तक किसी लीडर ने नहीं किए, उसमें वो इश्तिहारी भी हुए हैं। लेकिन हमने इस खतरे से कि जी लोग कहेंगे विक्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखें ना, ये जमशेद दस्ती को उसने बाकायदा, इतना बड़ा क्राइम है कि इससे दो सूबों के दरमियान का मतलब हालात ख़राब हो सकते हैं। वो जो सिंध का पानी था वो उसको रोक के अपनी तरफ, अपनी ज़मीनों की तरफ कर लिया। भाई आपको ये इख्तियार नहीं है। अच्छा, जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वो रोना धोना जो जाली था साबित हुआ। मीडिया ने शोर बताया था, बिच्छू और सांप जो छोड़े थे अंदर या खाना नहीं दिया था 12 घंटे तक, वो उस पर शोर मचाया था मीडिया ने। प्रोसिक्यूशन तो आपका हक है, साबित हो गया ना बाद में कि ये सारा कुछ गलत था, कोई हर चीज झूठ थी। उसको बिल्कुल वो आईजी के कमरे में बैठा हुआ है, जेल खाना जात के सुप्रिटेंडेंट जेल के कमरे में बैठा, उसकी सेहत लग रही थी कि 6 दिन से उसने खाना नहीं खाया, सुर्खी थी उसके चेहरे पे। तो भाई बात यह है कि उस पर पूरे मीडिया ने कहा कि आप विक्टिमाइज कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में केस है ना, सुप्रीम कोर्ट एडमिशन नहीं करती किसी ऐसे केस का कि जो बाजू नज़र में उसके अंदर कोई जान ना हो। उन्होंने अगर एडमिशन किया है तो वो सियासी केस कैसे हो सकता है? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तो इतनी कि उसको बुला के कहा कि आप तो बहुत बड़े हीरो हैं, आप बराए मेहरबानी ऐसा ना किया करें। याद है ना आपको, ये कल की बात ही है ना। तो भाई बात यह है कि ये केस हो गया है, इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी मौजूद है, केएस बाबर का अलहदा से केस मौजूद है। और मेरे हिसाब से, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये तमाम केसों में फंसे हुए हैं। इनके पास कोई मनी ट्रेल नवाज शरीफ से मांगते हैं, जिसका 80 साल से कारोबार है, जिससे ये खुद पैसे लेता था, मांगता हमेशा, ठीक है। उनके पूरे खानदान से लेता था, इसाक डार से लेता था, उसके बच्चों से लेता था, ठीक है। डोनेशन के लिए लेते थे, डोनेशन। और जी डोनेशन के लिए उसके अंदर भी तो आ गया है ना कि वो कहते थे इतने का चेक दे दो, इतने जो है कैश दे दो, ठीक है। वो और मेरे जाती जानने वाले हैं। ये भी तो आई है ना बात के सदक़ात और खैरात के पैसे जो हैं जुए खानों में जो है वो हारे गए, ये भी तो बातें हैं ना। और वो वर्जन आयरलैंड में इन्वेस्ट हुए जिसमें नुकसान हुआ है, बहनों के अकाउंट में रखे हुए। ये मुझे बताया ना, खालों के पैसे और सदक़े और खैरात और ज़कात के पैसे क्या इस तरह से खर्च होते हैं? और फिर अगर उसके बारे में सवाल पूछा जाए तो जी हमारे अस्पताल पे हमला कर दिया। अस्पताल पे किसी ने हमला नहीं किया, वरना तो आप एक अस्पताल बना लें, उसके बाद उसके नाम पे पैसे सारे जुए में आ रहे हैं, और जब कोई बात करे आप कहें मेरे अस्पताल पे हमला कर दिया है। ये नया फ्रॉड इन्होंने शुरू कर दिया है। वो दूसरा जो है इब्रारुल हक, वो भी यही कर रहा है। इस तरह और बहुत सारी भी तंजीमें हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। तो इसका सवाल, और अब तो अदालत कर रही है। आपने कहा तीनों मुझे बात बताया कि ये ट्रेल क्यों नहीं देते, जमाइमा ने ट्वीट तो किया था, से क्यों पैसे लिए? जमाइमा ने ट्वीट तो किया था कि वो ट्रेल जो है वो मिल चुका है 15 साल का। कल खान साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराए, आपने देखे डॉक्यूमेंट? जो कागज भेजा है वो मैंने देखा है, वो सादा कागज पे, जैसी आसिफ जरदारी साहब की वसीयत थी ना बेनजीर भुट्टो की, ये वैसा ही कागज है। भाई अगर वो समझती है, ये इमरान खान समझता है कि वो सही है, वो वाकई ट्रेल है, तो तो फिर खतरे की ट्रेल क्यों नहीं मानते? ठीक है, उसने तो सादे कागज पे नहीं दिया, वो जेन्युइन है उसकी ट्रेल। तो जमाइमा आ जाए कोर्ट में आके बता दे, साबित कर दे किस बैंक से में था, क्या था, क्या नहीं था। इनकी एक चीज नहीं मिल रही। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, छोड़ दें इन सारे केसों को, आप बेनकाब एक चीज करें। मैं आपको बताता हूँ, 2014 में इन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने कितने असासे डिक्लेयर किए थे? मेरा ख्याल है 1 करोड़ कुछ लाख, 2 करोड़ के करीब, 2.25 या 1.5 करोड़, ठीक है। 2015-16 में पता कितने ये कर रहे हैं? 1 अरब 40 करोड़। यार तुम वेले आदमी हो,
तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा यहूदी साला पाल रहा है, तुम्हारी बेटियां जो हैं तुम्हारी एक्स वाइफ पाल रही है, तुम मांगते हो, एटीएम मशीनें हैं, घर में अकेले कुत्तों के साथ सोते हो, तुम्हारे पास मतलब 1 साल के अंदर 2 करोड़ से 1 अरब 40 करोड़ पे कैसे आ गए, जबकि 1 अरब 60 करोड़ तो उसके एहसास हैं नवाज शरीफ के। तो ये तो साबित शुदा अच्छा ट्रेल कोई नहीं है, हम दे देंगे। ये हाजिर ही नहीं होते वहां पे, ये क्यों नहीं जाते मुझे बताएं ना। कि इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है ना, और इस इलेक्शन कमीशन के जितने चीफ मुकर्रर हुए हैं उसमें पीटीआई की यानी कि मशवरा शामिल रहा है। ये नैब जिनका जो चेयरमैन का जो गाली बकते हैं ना, इसमें भी इमरान खान का मशवरा शामिल है, सिर्फ पीपल पार्टी का नहीं है। तो इन सारों के मशवरे से आपने कहा तीनों केस, मैं पूछना चाह रहा था, आपने कहा तीनों केस जेन्युइन है। मैं बिल्कुल लास्टली आना चाहूंगा मुशाहिदुल्लाह साहब, क्योंकि इमरान खान साहब पर तो आपने सर, मैं कल सुन रहा था अयान अली के बारे में आप बात कर रहे थे PS 114 में। अयान अली, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आप इस तरह कुछ कह रहे थे कि मोहतरमा भुट्टो का पीपल्स पार्टी याद नहीं रखती, आप अयान अली को याद। हाँ, तो अयान अली का मोहतरमा मैं साबित करता हूँ। क्या कह रहे थे? अभी साबित कर दूंगा 2 मिनट में, 2 मिनट लगेंगे। मुझे आप एक बात बताएं कि लतीफ खोसा इनकी पीपल पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है ना, वो अयान अली का वकील भी है। अयान अली जब एयरपोर्ट पे पकड़ी गई तो उसको छोड़ जिन्होंने सी ऑफ किया उसमें आसिफ जरदारी का एक सेक्रेटरी था और एक रहमान मलिक का सगा भाई था। ये CCTV में आ गई हैं उनकी शक्लें सारों की, ठीक है। अच्छा चलें जी, उसको भी छोड़ दे। अब जनाब अयान अली का वकील है लतीफ़ खोसा, वो भी चले छोड़ दे, वकील कर सकते हैं। लतीफ़ खोसा ने लाहौर में अयान अली के रिहाई के लिए मुजाहरे किए हैं। मुझे बताएं बेनज़ीर के लिए कितने मुजाहरे किए हैं इन्होंने, बेनज़ीर के कातिल को क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने। बेनज़ीर जब कत्ल हुई तो उसको अस्पताल में उसकी लाश तड़पती छोड़ के इनके रहमान मलिक और बाबर अवान समेत लोग क्यों भाग गए वहां से छोड़ के, और नवाज शरीफ आया वहां पे उसको आंसू बहाता रहा। ये सारी बातें साबित करती हैं ना, मैं को हवा में मैं झूठ नहीं बोलता। ये मैं आपको बता दूं, अयान अली जो है 5 करोड़ लेके जा रही है। इन पे इल्जामात हैं कि ये पाउंड और डॉलर की बढ़ी हुई लांचें यहाँ से गई हैं। इनके लोगों ने करप्शन के केसेस में बेल बिफोर अरेस्ट कराई हुई हैं। इनके लोग इस मुल्क से भागे हुए हैं, इनके वजीर भागे हुए हैं। इनकी हुकूमत सिंध में नैब के खिलाफ करारदादे पास कर रही है ताकि हमें करप्शन कर रहे हैं, हमें पकड़ो मत। इसका मतलब ये है नैब को ख़त्म करना सिंध से कि हम करप्शन ज़रूर करेंगे, ये हमारा मंशूर है। हमारा बेनज़ीर भुट्टो से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिवाय वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी अपनी झोलियाँ भर रहे हैं। और अगर कोई पकड़ना चाहता है, और बल्कि एक और काम कर रहे हैं कि जो शख्स करप्शन करता है वो इनके नज़दीक आ जाता है। मसलन डॉक्टर आसिम का पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक है, वो करप्शन में पकड़ लाए जाने के बाद कराची का सदर बनाया उसको। अयान अली जो है उसके लिए मुजाहरे कर रहे हैं, उसका क्या ताल्लुक है? ठीक है, मैं मुशाहिदुल्लाह साहब बेनज़ीर के लिए क्यों नहीं करते, उसका केस क्यों नहीं लड़ते? ये सवाल है, मैं इसी सवाल के साथ छोड़ के बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मुशाहिदुल्लाह साहब का कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुशाहिदुल्लाह साहब ने कुछ सवालात पीपल्स पार्टी की क्यादत और इमरान खान साहब के हवाले से उठाए हैं। बात की है कि JIT का मुस्तकबिल और JIT के बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए क्या PMLN तैयार है। मार्केट मैनिपुलेशन का इल्जाम इन पर लग रहा है, कितना सच है कितना गलत है, और इसके साथ सियासी माहौल में आगे क्या होने जा रहा है। इसी नोट पर वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।